हम पढ़ेंगे बसंत भाग 3 में संकलित पाठ 11, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। आज हम सिनेमा के विषय में चर्चा करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सबसे अच्छी चीज कौन सी लगती है, तो वह फिल्म देखना। आप फिल्में देखते हैं, टॉकीज में देखते हैं, टेलीविजन पर देखते हैं और आप उसे मोबाइल पर भी देखते हैं, यानी फिल्में देखना आपको पसंद है। कई ऐसी फिल्में होंगी जो आपको अच्छी लगती होंगी, जिन फिल्मों को आप बार बार देखते होंगे। कई ऐसे नायक नायिका हैं जिन्हें आप पसंद करते होंगे और उनकी फिल्में बार बार देखते होंगे। ऐसा है, ऐसा सभी के साथ है। क्या आपने कभी यह सोचा कि भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली फिल्म कब प्रदर्शित हुई थी? उस फिल्म में किसने काम किया था? उस फिल्म का नाम क्या था? फिल्म को किसने बनाया? सबसे पहले बोलने वाली फिल्म कौन थी? उसका नाम क्या था? यह आप अवश्य जानना चाहते होंगे। तो इस पाठ में लेखक ने भारतीय सिनेमा के विषय में चर्चा की है। उन्होंने बोलती सिनेमा के विषय में चर्चा की है। तो इस पाठ को समझने से पहले, पढ़ने से पहले हम यह जान लें कि विश्व की पहली फिल्म कौन सी थी। विश्व की पहली फिल्म थी लुमियर बंधुओं के द्वारा बनाई गई 45 सेकंड की फिल्म। यह फिल्म केवल 45 सेकंड की थी। 1895 में पेरिस में यह फिल्म दिखलाई गई थी और 2 वर्ष के बाद इस फिल्म को भारत में भी दिखलाई गई। यह विश्व की पहली फिल्म थी। फिल्म यानी चलती फिरती फिल्म, जिसमें व्यक्ति चलता है, बातचीत करता है। आपको यह मैं बता दूं कि पहले जब फिल्में बनी तो फिल्में मूक हुआ करती थी, आवाज नहीं होती थी, केवल अभिनय दिखाया जाता था। जैसे आप टीवी पर फिल्म देख रहे हैं, टीवी पर कोई कार्यक्रम देख रहे हैं, आप उसका यदि वॉल्यूम बंद कर दें, उसकी आवाज बंद कर दें, तो केवल आपको अभिनय दिखाई देगा। आपको जो नायक नायिका हैं या जो पात्र हैं, वे केवल अभिनय करते हुए दिखाई देंगे, उनकी आवाज सुनाई नहीं देगी। अभिनय से आप समझेंगे कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। पहले इसी तरह मूक फिल्में बनती थी। भारत में सबसे पहले फिल्मों का प्रारंभ किया घुंडीराज गोविंद फाल्के जी ने। इन्हें दादा साहब फाल्के कहा जाता है और भारतीय सिनेमा का प्रारंभ इन्होंने ही किया था और इसीलिए इनके नाम पर भारत सरकार भारतीय सिनेमा में विशिष्ट योगदान देने वालों को दादा साहब फाल्के पुरस्कार देती है। दादा साहब फाल्के ने सबसे पहले एक अमेरिकन फिल्म देखी थी 1910 में, नाम था द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। अमेरिका इंडिया पिक्चर पैलेस में देखी और तब इनके मन में यह बात उठी कि क्यों नहीं मैं भी भारतीय धार्मिक पौराणिक चरित्रों के ऊपर फिल्म बनाऊं। और इन्होंने अथक परिश्रम किया और उस परिश्रम के फलस्वरूप उन्होंने 3 मई 1913 को पहली भारतीय फिल्म बनाई, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र पहली भारतीय फिल्म थी जिसे दादा साहब फाल्के ने बनाया और यह 3 मई 1913 को प्रदर्शित हुई थी। यह मूक फिल्म थी। उसमें राजा हरिश्चंद्र यानी सत्यवादी हरिश्चंद्र के विषय में बतलाया गया था। इसके बाद 19 साल के अपने फिल्मी कैरियर में दादा साहब फाल्के ने 95 फिल्में और 26 लघु फिल्में बनाई। यह मूक फिल्मों का दौर था। इसमें अभिनेता पुरुष हुआ करते थे, अभिनेत्रियां भी पुरुष हुआ करते थे। महिलाएं नायिका के रूप में नहीं आती थी, पुरुष ही नायिका के रूप में यानी महिला का वेश बनाकर पुरुष ही स्त्री किरदार भी निभाया करते थे। उस दौर में जितनी भी फिल्में बनी, पौराणिक ऐतिहासिक फिल्में बनी और उन सभी फिल्मों में नायिका की भूमिका भी पुरुषों ने ही निभाई थी। इसके बाद सवाक फिल्मों का दौर शुरू हुआ। सवाक यानी बोलती फिल्म, सवाक जिसमें आवाज हो, जिसमें शब्द हो। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि पहले मूक फिल्में बनती थी, आवाज नहीं होती थी,
लेकिन सबसे पहली सवाक फिल्म, बोलती फिल्म को बनाई थी एक ईरानी ने, जिनका नाम था अर्देशीर एम ईरानी, और इनकी फिल्म का नाम था आलम आरा। हिंदी उर्दू मिश्रित फिल्म थी आलम आरा। इस फिल्म को उन्होंने 14 मार्च 1931 में मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में प्रदर्शित किया था। इस फिल्म को बनाने की प्रेरणा उन्हें मिली थी एक हॉलीवुड फिल्म से। फिल्म का नाम था सो बोट, जो उन्होंने 1929 में देखी थी। तो इस सो बोट से उन्हें सवाक फिल्में बनाने की प्रेरणा मिली और उन्होंने आलम आरा फिल्म बनाई, जो 1931 में मैजेस्टिक सिनेमा मुंबई में प्रदर्शित हुई। इस सिनेमा के विषय में कहा जाता है कि इसके नायक थे विट्ठल और नायिका थी जुबैदा। नायक विट्ठल को इस फिल्म में बतौर नायक लिया गया था। वे अपने समय के सबसे अधिक पारिश्रमिक लेने वाले नायक थे, प्रसिद्ध नायक थे। जब उन्हें इस फिल्म में लिया गया तो इस फिल्म में उर्दू मिश्रित हिंदी थी, यानी उर्दू शब्दों का ज्यादा प्रयोग था। उर्दू में संवाद बोलने थे और वे उर्दू सही ढंग से बोल नहीं पाते थे, इसलिए उन्हें निकाल दिया गया, उनकी जगह महबूब को ले लिया गया। तो इससे वे बड़े नाराज हुए और उन्होंने फिल्म कंपनी के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया। और इनकी पैरवी की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, वही मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के जनक माने जाते हैं, जिन्हें जिस तरह से महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता माने जाते हैं, वैसे ही पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को भी वही सम्मान प्राप्त है। तो वही मोहम्मद अली जिन्ना इनके वकील बने और मुकदमा जीता। मुकदमा जीत जाने के कारण फिर से विट्ठल इस फिल्म के नायक बने। इस फिल्म में अनेक कलाकारों ने काम किया, जिसमें सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर हुए। इन्हीं पृथ्वीराज कपूर के उत्तराधिकारियों ने हिंदी सिनेमा को नई ऊंचाई दी, जिनमें सन्नी कपूर, राज कपूर, शशि कपूर, ऋषि कपूर और ऋषि कपूर के पुत्र अभी हैं रणबीर कपूर, जो आज प्रसिद्ध अभिनेता हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कपूर परिवार ने हिंदी सिनेमा को नई ऊंचाई दी। हिंदी सिनेमा के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय है। अब हम बात कर रहे हैं आलम आरा फिल्म की। तो आलम आरा फिल्म में उस समय न कोई संगीतकार था, न कोई गीतकार था, यानी भारतीय सिनेमा में ही कोई सही ढंग का गीतकार, संगीतकार, पार्श्व गायक ऐसा कोई भी नहीं था। तो इस सारी भूमिका को अर्देशीर एम ईरानी ने निभाया। उन्होंने इसकी पटकथा लिखी और इस फिल्म की पटकथा एक प्रसिद्ध पारसी रंगमंच के नाटक को बनाया गया था, यानी एक प्रसिद्ध पारसी रंगमंच के नाटक को इस फिल्म की कथा वस्तु के लिए चुना गया। और यह एक फंतासी फिल्म थी। फंतासी का मतलब होता है कि जिसमें रहस्य दिखलाया जाए, रहस्यमयी फिल्म थी और यह अधिक तड़क भड़क वाली फिल्म थी। जिस समय यह फिल्म प्रदर्शित हुई मैजेस्टिक सिनेमा में, उस समय यह कई हफ्तों तक हाउसफुल रही थी और इतनी भीड़ जुटती थी कि भीड़ को संभालने के लिए पुलिस का प्रबंध करना पड़ा था। और यह स्वाभाविक था, क्योंकि उससे पहले फिल्में मूक होती थी, कोई बोलता नहीं था। लेकिन यह पहली ऐसी फिल्म थी जो संवाद फिल्म थी, जो बोलती फिल्म थी, जिसमें जो पात्र थे वे संवाद बोलते थे। इसलिए इस फिल्म के पोस्टर में लिखा गया था कि आप 78 मुर्दा इंसान को जीवित देखिए। 78 मुर्दा इंसान जीवित हो गए, उन्हें बोलते देखिए, बातचीत करते हुए देखिए। यानी इसमें 78 प्रमुख पात्र थे और वे 78 प्रमुख पात्रों ने अपने संवाद बोले थे। इसलिए इन 78 पात्रों को इसमें जीवित दिखलाया गया है। ऐसा उस समय के पोस्टर में प्रदर्शित किया गया था, पोस्टर में लिखा गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फिल्म के प्रथम पार्श्व गायक बनने का श्रेय प्राप्त हुआ W.M. खान को। पहले कोई गायक नहीं हुआ करता था, पहले कोई संगीतकार नहीं था। सारी भूमिका अर्देशीर एम ईरानी ने ही निभाई थी और उन्होंने
एक व्यक्ति को पार्श्व गायक के रूप में प्रमुखता दी थी और वे थे W.M. खान। पार्श्व गायक यानी प्लेबैक सिंगर। और जो पहला गीत था यानी भारतीय सिनेमा में, सवाक सिनेमा में जो पहला गीत था वह गीत था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। यह पहला हिंदी गीत था जो एक सवाक फिल्म में सबसे पहले रिकॉर्ड किया गया था, उसकी सबसे पहले रिकॉर्डिंग हुई थी और यह अपने समय का बड़ा ही प्रसिद्ध गीत हुआ। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया और स्वाभाविक भी था कि पहली बार किसी बोलती फिल्म में लोगों ने गीत सुना। इसके बाद इसकी शूटिंग हमेशा रात में होती थी, क्योंकि रात में शूटिंग इसलिए की जाती थी कि आवाज आराम से रिकॉर्ड किया जा सके। पहले मुख्य फिल्मों में क्या होता था कि शूटिंग दिन में हो जाती थी, क्योंकि उसमें तो आवाज रिकॉर्ड करने वाली कोई बात ही नहीं थी, सबको केवल अभिनय करना था। लेकिन यह सवाक फिल्म थी, इसमें संवाद बोलने थे और उसे रिकॉर्ड भी करने थे और दिन में चारों तरफ से आवाज होती थी। आज की तरह उतनी तकनीक तो थी नहीं कि दिन में कहीं भी हम आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। उस समय उतनी अच्छी तकनीक न होने के कारण जब रिकॉर्डिंग होती थी तो बाहरी आवाजें भी शामिल हो जाती थी और कुछ भी समझ में नहीं आता था। इसलिए रात के समय में इसकी शूटिंग होती थी और रात में शूटिंग होने के कारण कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था की गई, जिससे कि रात दिन की तरह लगे। इस तरह से भारतीय सिनेमा में कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था की शुरुआत हुई। जब आलम आरा फिल्म को प्रदर्शित हुए 25 वर्ष हो गए, 1956 में जब इस फिल्म के प्रदर्शन के 25 वर्ष हो गए, तब लोगों ने इस एक समारोह का आयोजन किया और अर्देशीर एम ईरानी को भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा। तब ईरानी ने उस समय कहा था कि मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं कर दिया है, मुझे इतना बड़ा नाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने कोई इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं की है, मैंने देश के प्रति अपने भाग का योगदान दिया है, जितना मुझसे बन सकता था, जितना मैं देश के लिए कर सकता था उतना मैंने किया। यहाँ उनकी विनम्रता दिखलाई पड़ती है। वे भारतीय सवाक फिल्मों के पिता, उन्होंने पहली भारतीय सवाक फिल्म बनाई थी, इसका श्रेय तो उन्हें जाना ही चाहिए, लेकिन विनम्रता के साथ उन्होंने सारा श्रेय अपने देश को दे दिया। यानी उस समय वो भारत के थे, भारत को अपना देश मानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने देश के प्रति अपना योगदान दिया है, जितना मुझसे बन सकता था। इसके बाद अब जब ये फिल्में, जब सवाक फिल्में शुरू हुई तो पहले क्या होता था कि फिल्मों में हट्टे कट्टे मोटे ताजे अभिनेता, पहलवान शरीर के अभिनेता काम किया करते थे, क्योंकि संवाद तो बोलना नहीं था, केवल अभिनय करना होता था। तो कोई भी अभिनेता के रूप में चला आता था और उसे फिल्मों में ले लिया जाता था। लेकिन अब सवाक फिल्में बनने लगी, अब उसमें संवाद डायलॉग बोलने थे और संवाद बोलने के लिए संवाद को याद करना था। तो उस समय पढ़े लिखे अभिनेताओं का पदार्पण हुआ। पढ़े लिखे अभिनेता भारतीय सिनेमा में आए और पहले ये भी होता था कि जो अभिनय करता था उसे खुद गाना भी पड़ता था। कई ऐसे उस समय के अभिनेता हुए हैं जो अभिनय भी करते थे, जो नायक भी थे और साथ में गायक भी थे। नायक और गायक की भूमिका इन लोगों ने निभाई थी। तो इस तरह से भारतीय सवाक फिल्में प्रसिद्ध होने लगी। भारत में पौराणिक कथाओं के ऊपर, धार्मिक कथाओं के ऊपर, सामाजिक चरित्रों के ऊपर अनेक सवाक फिल्में बनी। प्यारे बच्चों, आप फिल्मों को तो पसंद करते ही हैं, किसी न किसी अभिनेता को भी पसंद करते हैं और उसी अभिनेता के अनुसार आप अपना केस सज्जा बनाते हैं, हेयर स्टाइल बनाते हैं, उसी तरह चलने की कोशिश करते हैं, उसी तरह बोलने की कोशिश करते हैं। ऐसा है। उस समय, जिस समय सवाक फिल्में बनी, उस समय भी ऐसे ही लोगों में उत्सुकता थी और लोग क्या करते थे, अपने पसंद नायक नायिका के अनुसार हेयर स्टाइल रखते थे, केस सज्जा बनाते थे और वैसे ही बोलने की शैली भी अपनाते थे। माधुरी फिल्म की नायिका थी सुलोचना। यह उस समय अत्यधिक प्रसिद्ध हुई थी और महिलाएं इनके अनुसार
इनकी तरह केस सज्जा रखती थी और इनकी तरह पोशाक भी पहनती थी। तो इस तरह से भारतीय फिल्मों ने लोगों के ऊपर प्रभाव डालना प्रारंभ कर दिया था और ये फिल्में लोगों में लोकप्रिय होती चली। गुंडीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें दादा साहब फाल्के कहा जाता है, उन्होंने भी सवाक फिल्मों के पिता अर्देशीर एम ईरानी की उपलब्धि को स्वीकार किया। दादा साहब को कहा जाता है भारतीय फिल्मों का जनक और अर्देशीर एम ईरानी को कहा जाता है भारतीय सवाक फिल्मों का जनक। तो दोनों ही भारतीय फिल्मों को महत्वपूर्ण योगदान दिया और इनके कारण भारतीय फिल्में आज इस दौर में आई हैं कि आज हम इन फिल्मों को विभिन्न तकनीकों के माध्यम से देख पा रहे हैं, विभिन्न तकनीकों के माध्यम से इनका निर्माण हो रहा है और यह मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम बनी हुई है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आपने सवाक फिल्मों के विषय में जाना, भारतीय फिल्मों के विषय में जाना और आपको यह पता चल गया कि जिन फिल्मों को आप देखते हैं भारत में उन फिल्मों की शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी, किसने की थी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप भारतीय सवाक फिल्मों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सके होंगे।